सभी को नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार इंद्र जी। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी मेरे ख्याल से क्लास शुरू नहीं हुई है ना, ये जन्मपत्री सिर्फ अभी लगी हुई है यहाँ पर, हाँ कुछ लिखा नहीं हाँ है ना। सर, ऐसे देखनी है बस देखते गए अच्छा लीजिए। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग है। 10वें भाव में ही 5 ग्रह आ गए। यस सर। सभी भाइयों को नमस्कार। ना, ना, हेलो हेलो। जी सर, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं काफी ठीक है। टाइम बाद वो हाँ इसमें जी, आया मुरली जी, भाई। आ रही है आपकी आवाज। जी काफी दिनों बाद आपका गाना सुनने को मिला है थोड़ा सा। जी जी जी। अच्छा सर, ये मेरी शक्ल भी आ रही है इसमें? शक्ल आ ही नहीं रही है। स्टार्ट वीडियो कर रहा हूँ, मेरा चेहरा आ ही नहीं रहा है। आ रहा है नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, चेहरा विजिबल नहीं है आपका। एक मिनट। चेहरा कहाँ चला गया? कैमरा ऑफ है मेरे ख्याल से आपका। हाँ जी। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
क्या हाल चाल है आप लोगों के? अंशु भारद्वाज जी कैसे हैं आप? प्रणाम गुरु जी, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। उमरानिया जी? सर ठीक है सर। आपकी छत्र छाया में बैठे हैं। अरे नींबू नहीं, पानी वाले। सब ईश्वर की छत्र छाया है। संयोग है कि हम लोग साथ बैठे हैं। अभी तो सर 8 से 9:30 तो बीच की आपकी छत्र छाया में ही है ना सर। हाँ हाँ, वो तो है ही। और बताइए नरूला जी, आप कैसी है? ठीक है सर। अब तो नए साल की तैयारी चल रही होगी। हाँ मौसम दिल्ली का थोड़ा ज्यादा ही ठंडा होने लगा है। ठीक है। हाँ, कल से काफी ठंड है। हम्म। तो थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा पिछला क्लास, मार का अध्याय। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम राकेश कौशल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद आपका। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम जी। आप पिछले क्लास में नहीं थी क्या नीलम जी? नहीं गुरुजी, पिछली क्लास में नहीं थी। ये यहाँ हॉलीडे सीजन हो रहा है तो घर पे हाँ, इस टाइम है। हॉलीडे में जो है अभी सो आउट ऑफ टाउन हूँ फिर। हाँ, हाँ अभी घर पे नहीं, हम सर एक लोग बार वो बाहर से। रिवीजन चालू कर दीजिएगा लास्ट क्लास का थोड़ा। हाँ हाँ, वो चालू रहेगा, कोई बात नहीं। पहले एक हॉरोस्कोप देख लीजिए 10-15 मिनट, उसके ऊपर आप लोग चर्चा कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हॉरोस्कोप में आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, हमने पहले ही बताया हुआ है कि अब जो भी बोलेंगे वो सब अब धीरे धीरे, हम हॉरोस्कोप नहीं देंगे, आप लोगों का हॉरोस्कोप लेंगे। ठीक है ना? आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप को देंगे और उसके ऊपर ही व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सब जानकारी है कि इसको कब नौकरी मिली, कब संतान हुआ, कब शादी हुई। आप लोग जब लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर सबकी टिप्पणी ली जाएगी। ठीक है ना? अगर टिप्पणी सही होगा तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ सीखा है, टिप्पणी गलत होगा तो हमने कुछ नहीं सिखा पाया, ये अफसोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अनुराधा जी बोलिए अनुराधा जी। अनुराधा जी एडमिट आ गई। हाँ, अनुराधा जी बाहर ही थी। अनुराधा जी आ गई आप क्लास में? नहीं सर, मेरे ख्याल से वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं ना ना, पाएंगे। आ गई होंगे। आगे अनुराधा जी आ गई। प्रणाम गुरुजी जी, आ गए। प्रणाम हमने प्रणाम। मैसेज किया कि आज भूल गए आप हमको। हाँ हाँ, वो पहले ज्वाइन कर लिया था, वो मैंने क्लिक करना भूल गया था। कोई बात नहीं, सभी को प्रणाम मेरा। प्रणाम, आप तो हमारी रौनक है, आप प्रणाम। जल्दी आ जाया करिए। राम राम बेटा, राम राम। प्रणाम। संजना क्या हाल है? थैंक यू, बढ़िया। तो जिनको भी समझ में आ रहा हो वो बताने का प्रयास करेंगे। पत्रिका क्यों आपके पास है? क्योंकि इसमें 5 ग्रहों का योग है। तो 1-2 ग्रहों में तो समझ लेते हैं, 5-5 ग्रहों को कैसे समझेंगे? इसीलिए ये पत्रिका आपके सामने है। कोई भी बोलना शुरू कर दीजिए, इंतजार नहीं करना है किसी का। संजीना जी आप भी बोलिए। कोशिश करती हूँ गुरुजी, मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो कोई मैं। लास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं है पत्रिका को। अच्छा, इन जनरल मतलब एक्चुअली हम्म, मैं वो सोच रही थी कि जो सारे ही ग्रह दशम में आ गए हैं, अगर हम पंचला मैत्री के बारे में सोच रही थी तो सारे ही एक दूसरे के शत्रु भी हो गए। हम्म। गुरुजी कनेक्शन कट गया था, तो इस चार्ट में क्या बोलना है? जो इच्छा करे बोलिए। अच्छा,
नमस्कार सर। नमस्कार। वृश्चिक लग्न की पत्रिका और वृश्चिक राशि आती है और 10 स्थान में शुक्र बुध सूर्य और गुरु 5 प्लैनेट्स विराजमान है और सेकंड स्थान में राहु है और थर्ड स्थान में शनि है और अष्टम स्थान में केतु है। सर ये बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है सर? कोई बड़ी जी पोस्ट हाँ, पे हो पे? गवर्नमेंट आईएएस जॉब। अधिकारी है, आईपीएस या आईएएस अधिकारी? नहीं, इतने बड़े अधिकारी नहीं है, लेकिन अधिकारी हैं। अच्छा, उनके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस था कुछ? ऐसा नहीं पता। पत्रिका सर बहुत अच्छी है और ये लाइफ टाइम उनको हर एक प्रकार का सुख मिलेगा अपने कैरियर से ही। अभी शुक्र में सूर्य की अंतर दशा चल रही है और सप्तम स्थान और 12 स्थान के अंतर्गत 10 स्थान की दशा चल रही है। शायद इनको नेक्स्ट ईयर कुछ प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। और जितना बताएं। अपने जितना अपने घर से दूर रहेंगे उतना उनको फायदा होगा। लग्न स्ट्रांग भी है, दशम स्थान में है और दिग्बली भी है इस चार्ट में, और सूर्य भी दिग्बली है, तो ये अपने कैरियर में जरूर अच्छा भी कर रहे होंगे। दो दो शुभ ग्रहों के साथ भी बैठे हुए हैं, मंगल गुरु और शुक्र के साथ। अपने फैमिली में सब लोग इनकी राय लेते होंगे सर, और ये फैमिली में बहुत नाम भी उनका अच्छा होगा। लेकिन अभी भले तो छोटे षडाष्टक की दशा चल रही है, षडाष्टक दिख रहा है हमको। षडाष्टक नहीं हुआ, शुक्र में सूर्य की चल नहीं, रही। शुक्र में सूर्य चल रहा है। हाँ हाँ, तो दोनों वो टेंशन। दोनों सेम, दशम है, अच्छा। समसप्तक है, समसप्तक सम दशा है। ठीक है। हाँ, दशम भाव की दशा है, वो तो कुछ अच्छी है। पैसों के रिगार्डिंग कुछ लाभ हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग कुछ लाभ हो सकता है और धन लाभ होने के चांसेस है मार्च अप्रैल तक। अनीता शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा कि अगर हम पहले जन्म दशा ही देख लें तो जातक को शनि में राहु में गुरु मिली है, जो 2/12 की दशा मिल गई। परंतु यहाँ पर स्थिति अगर एक थोड़ी सी देखी जाए तो शुरू में जो इसको एक धन भाव के रूप में लेंगे, शुरू में ही हम वो नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में 2/12 की दशा मिलना एक अच्छी स्थिति नहीं है। और वो भी शनि यहाँ पे वक्री भी है। ठीक है, तृतीय अपने भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष इत्यादि तो दिखाता है लाइफ में। बात करें अब लग्नेश की। अगर लग्नेश की बात करें तो सर यहाँ पर लग्नेश दसम भाव में गया तो जातक कर्मठ होगा। चंद्रमा नीच का बेसिक से है, नीच के ग्रह बैठे हैं, अगर उसमें लग्न में बैठते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो देते देते हैं। पर ठीक है। और सर अगर अभी बात करें जब जातक को दशा मिली होगी तो शनि की बहुत थोड़ी दशा मिली होगी, बुध की दशा में ही इन्होंने पढ़ाई की होगी और केतु की दशा में। तो हो सकता है टेक्निकल पढ़ाई की हो, क्योंकि केतु भी क्या कहते हैं आपका बुध की राशि में बैठा है, अष्टम में भाव में बैठा है, तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ भूवर्ग से संबंधित कोई की हो पढ़ाई, और जो पढ़ाई की होगी सर उसमें ही आगे बढ़े होंगे, जॉब इत्यादि। क्योंकि पंचमेश भी जाकर दशम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा मेरा ऐसा ज्ञान है कि पंचम और दसम का जब संबंध बनता है तो जिसमें पढ़ाई करते हैं उसी में उस फील्ड में ही व्यवसाय का आजीविका होती है जातक की। बात करें यहाँ पर, अगर शुक्र में सूर्य और जातक हो भी गए हैं 32-33 साल के, तो ये उनकी शादी की उम्र है। अगर शादी की उम्र है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्वादशेश भी हैं शुक्र, और सर लेकिन दसम भाव में बैठे हैं। केंद्र में बैठे हुए ग्रह शादी करवा सकते हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, और सप्तमेश भी है शुक्र। तो और अगर यही संबंध हम D9 में देखें तो D9 में 9 भाव, D1 का 9 भाव तो उसका लगन बना है, जो कि एक अच्छी स्थिति दिखाता है, जातक को भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा। और अगर चंद्रमा को हम यहाँ पे नीचे मान रहे हैं D1 में, तो ये एक भाग्येश भी है इसका, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और
यहाँ पर कहें तो शुक्र और मंगल असम सप्तक बैठे हैं D9 में भी, और एक दूसरे पे दृष्टि है, परंतु बस थोड़ा सा अगर कहा जाए तो यहाँ पर मंगल जो लग्नेश है वो छठे भाव में आ गए। एक अच्छी स्थिति नहीं लग रही है, परंतु कहीं ना कहीं सर शादी जैसा कुछ इनकी लाइफ में अभी हो सकता है, अगर शादी नहीं हुई है। और नहीं लव तो मैरिज के बाहर चांसेस से। लव मैरिज के भी चांसेस लग रहे हैं इसके अंदर। आप जी एक एक करके जी। बोलिए। सॉरी सर। हाँ जी। और सर अगर इनकी शादी हो चुकी है तो बाहर से या तो बाहर की कंपनी में कहीं हो सकते हैं इस टाइम, या बाहर जा सकते हैं। बस सर इतना ही अभी। राकेश कुमार जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव बहुत ही अच्छी कुंडली है, करियर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी कुंडली है। अभी ये जॉब कर रहे हैं, बाद में ये जॉब छोड़ करके बिजनेस करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है, और काफी राइज करेंगे। मतलब ये एक कंपनी के मालिक होंगे, जिसमें इनको सलाह भी दी जा सकती है कि ये कंपनी के मालिक होंगे, और जिसमें काफी राइज करेंगे। मतलब धन धान्य का तो कोई पूछना ही नहीं है, हर एक सुख सुविधा इनको मिलेगी। बचपन थोड़ा इनका बचपन थोड़ा इनका इसमें गुजरा होगा, तंगी में गुजरा होगा, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी काफी राइज करेंगे ये, क्योंकि लग्नेश भी बलवान है और दशमेश बहुत बलवान है, द्वितीयश बहुत बलवान है, तो अ, भाग्य भाग्य से बहुत बलवान है, तो काफी अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी। शांत गुप्ता जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी इस पत्रिका में लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और दशम भाव बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि या तो लग्नेश खुद ही बैठा है या भाव का स्वामी उस भाव को देख रहा है। दूसरी बात, इसमें लग्नेश खुद दशम स्थान पे बैठा है, तो उन्होंने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दी काम चालू किया होगा। भाग्येश लगन पे बैठा है तो लगन निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग हो गया। युतियों की बात करें तो दशमेश की युति लाभेश के साथ भी है, लग्नेश के साथ भी है, धनेश के साथ भी है, ये बहुत अच्छी युति है। और द्वादशेश के साथ दशमेश का जो संबंध है वो बताता है कहीं ना कहीं इनका विदेश से रिलेटेड भी कार्य हो सकता है। दूसरा, इसमें लग्नेश की युति की बात करें तो लग्नेश की युति द्वादशेश शुक्र के साथ है, ये थोड़ा इसको कमजोर बनाता है, लेकिन लाभेश के साथ, दशमेश के साथ, धनेश के साथ युति अच्छी है इनकी। लाभेश की युति की बात करें तो षष्ठेश और द्वादशेश के साथ युति इसको थोड़ा कमजोर बनाती है, बट दशमेश और धनेश के साथ युति अच्छी बनाती है। ये मेरा युति का अपना ऑब्जर्वेशन है। और पंचम स्थान कुछ पीड़ित दिखाई देता है, क्योंकि उस पे शनि और मंगल की दोनों की ही दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से संबंधित कुछ ना कुछ इनको पीड़ा हो सकती है, पीड़ा होगी। बस गुरु जी इतना ही। बहुत अच्छा। गौरव भारद्वाज जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सबने जो बता दिया ठीक बताया है। मुझे लगता है कि इससे पहले शुक्र के अंदर चंद्रमा की दशा रह जाएगी, जिसमें इनका विवाह ज्यादा संभव है, क्योंकि थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इससे पहले इनकी शुक्र के अंदर चंद्रमा की दशा रही होगी, मुझे लगता है उसमें इनका विवाह ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि वो लगन में बैठा है और सप्तम भाव को देखता है, अच्छी स्थिति में है वहाँ पे। और अब जो अब जो शुक्र के अंदर सूर्य चल रहा है, इनकी 7th हाउस की स्थिति, विवाह की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो 7th का कारक जो है, 7th का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, वो अस्त है, और वो मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है। ये जो है ना, ये सेपरेट इम्पैक्ट रखने वाले प्लैनेट्स हैं। और ऊपर से राहु की दृष्टि भी आ रही है। ऊपर से वो शुक्र पुरुष के लिए विवाह का कारक भी होता है, वाइफ का कारक भी होता है। ये मेल चार्ट है, ठीक है। 10th हाउस में बहुत अच्छा प्रभाव है, ये वर्कॉलिक है, काम को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट है, काम में बहुत ज्यादा तरक्की भी करते हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन अभी, और इनके 5th हाउस में जैसे प्रशांत ने बताया कि प्रभाव, तो अभी अगर ये शादीशुदा है तो इनकी मैरिड लाइफ में हो सकता है सन की वजह से थोड़ा सा सेपरेट इफेक्ट आ रहा हो, और क्योंकि वो कालपुरुष में पंचमेश भी होते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को लेकर थोड़ा माइंड में चल रहा हो कि फैमिली प्लानिंग करनी है, और उसमें तो ये दो चीजें मुझे लगती हैं, मुझे लगता है हो सकता है। धन्यवाद। सजल भौमिक जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। गुरुजी इनका वृश्चिक लग्न है, लगन में नवम पति बैठा है, तो भाग्य का साथ तो जन्म से इनका मिल रहा है इनके साथ। और इनका लगन पति खुद दशम में बैठा है दशम पति के साथ, तो कर्म में इसका शुरू से ही मन बना हुआ है और हो सकता है बहुत कम उम्र में इनका कर्म मिल गया है, लेकिन दशम भाव पीड़ित है। दशम भाव में एकाधिक ग्रह बैठ के पीड़ित कर दिया और उन सभी ग्रहों का दृष्टि फोर्थ में है, इनका घर में भी है, तो हो सकता है घर का सुख में भी इनका थोड़ी बहुत परेशानी हो सकता है। और दशम में जितना इनका तरक्की करना चाहिए, दशम भाव पीड़ित होने के कारण कुछ परेशानी तो इनके कर्म में होगा, लेकिन इनका कर्म अच्छा चलेगा। और अभी चल रहा है शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा, तो इसके बाद जब सूर्य की दशा आएगा और दशम पति का दशम पति होता है, तो उनमें हो सकता है इनका कुछ इंक्रीमेंट या कर्म में कुछ अच्छा हो जाए उस टाइम। इतना ही गुरु जी। और कोई बोलना चाहेंगे? गुरुजी मैं थोड़ा शॉर्ट में दशाफल के हिसाब से थोड़ा सा कहना चाहूँगा मेरे व्यूज जी कपिल जी कि इसमें महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों यानी कि शुक्र और सूर्य जो है वो 10वें स्थान में स्थित हैं। सूर्य तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है और शुक्र ही है, तो अंतर्दशानाथ स्ट्रांग है, लेकिन शुक्र जो है मुझे लगता है नेगेटिव है, वक्री है, पीड़ित है मंगल से, राहु से, और 12वें स्थान का भी मालिक है, स्वामी है। तो शुक्र 12वें स्थान का मालिक होने के कारण स्पेंडिंग्स वगैरह जो है से रिलेटेड कर्म, यानी कि ऐसे काम करेंगे कि जो स्पेंडिंग बढ़ेगी। और सूर्य भी शुक्र की दिशा में उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना कि अदरवाइज वो दे पाते। और मंगल जो है वो 6ठे स्थान का मालिक है, वो भी 10th में स्थित है। तो शुक्र के अंदर जब मंगल की दिशा आएगी तो मुझे लगता है कि इनको शत्रुओं से, यानी कि ऑफिस में जो राइवलरी होती है, जो लोग इनके अगेंस्ट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इनके अगेंस्ट एक्ट करेंगे। ऐसा मुझे लगता है। That's all. अनुराधा जी। गुरुजी बस एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने बताया था कि शुक्र जो है दशम भाव में हमेशा इच्छाओं को बढ़ाता है, तो उसका वहां पे होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और वो भी शुक्र वक्री है वहां पे, तो इच्छाएं इनकी बहुत ज्यादा बहुत प्रबल है, तो वो इनको कहीं ना कहीं कुछ सेटबैक भी हो सकता है दें अपने कर्म क्षेत्र में, ये मुझे लग रहा है अभी। गुड। नरेश कुमार जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कुंडली तो बड़ी अच्छी है। पहले तो दशा पे जाएंगे, शनि में राहु, राहु में गुरु और शनि तीसरे भाव में बैठ गया। तीसरे भाव में पाप प्लैनेट चले जाए तो लगन को मजबूत कर देता है सर। और कुंडली का सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि सारे ही ग्रह केंद्र में आगे, लगभग राहु केतु 2-8 पे जरूर आए हैं, लेकिन चूंकि ग्रह सारे ये छाया ग्रह हैं, ग्रह सारे केंद्र में आ गए और पता नहीं कितने योग बन रहे हैं। गज केसरी बन रहा है, मंगल चंद्र एक दूसरे से 4-10 पे आ गए, केंद्र त्रिकोण बन रहा है, मीन बहुत सारे योग बन रहे हैं और दशम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया सर। हालांकि शुक्र वक्री है, हालांकि बुध वक्री है, लेकिन इसके बावजूद सर लगन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि लग्नेश लगन के कारक के साथ चला गया। एक तो दिग्बली हो गया, सूर्य हम देखते हैं तो भी दिग्बली है, मंगल भी दिग्बली है, और यहाँ पर यदि हम षडबल में आते हैं तो सारे ही ग्रह ऑलमोस्ट अबव एवरेज हैं, ग्रीन में आ रहे हैं सारे। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि ये बंदा बहुत सक्सेसफुल होगा लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तो सर बहुत सक्सेसफुल होगा। और चूंकि सारे ग्रह चौथे भाव को देख रहे हैं, जब 5 ग्रह चौथे भाव को देख रहे हैं तो सुख तो सर लाइफ में सारे मिलने चाहिए। शटाष्टक में सिर्फ शनि की दशा बन रही है, शनि जब आएगा तो शनि के साथ जो भी ग्रह आएगा शटाष्टक में ही आएगा सर। राहु केतु चंद्र का छोड़ दीजिए तो 5 ग्रह शटाष्टक में आ जाएंगे। शनि की दशा जरूर खराब कर सकती है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि दशा ही शनि की है, जब पैदा हुए हैं तो वो दशा तो शायद निकल गई, अब आगे मुश्किल आएगी, अब आगे आएगी नहीं। तो जब शनि अंतर में आएगा हो सकता है तब थोड़ा बहुत परेशान कर दे, अदरवाइज चार्ट मुझे सर अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग है, राइज बहुत होना चाहिए। यदि हम इसको यहाँ पर दूसरी तरफ आए षडवर्ग में, यहाँ पर
ये मेरे से विंडो नहीं जा रहा। अष्टक वर्ग यहाँ पर शायद दिया नहीं हुआ। हाँ, अष्टक वर्ग में आए हैं यहाँ पर। तो सर यहाँ पर जो बन रहा है 9th में 21 पॉइंट, 10th में 27 और 11th में 31 और फिर आगे जाकर 12th में फिर 21। और ये जो बन रहा है षडवर्ग में स्थिति बन रही है, इसका मतलब यह है कि जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल ही मिलेगा इनको। यदि हम जॉब की बात करें तो सर सरकारी सेक्टर में बंदा जा सकता है ऑब्वियसली। पहले भी मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि सरकारी सेक्टर में जा सकते हैं। तो सूर्य बहुत मजबूत है, लगन के साथ है, डिटर्मिनेशन पूरी होनी चाहिए और मिक्सी पर्सनैलिटी सर हम कह सकते हैं। सूर्य पर गुरु का भी प्रभाव है, चंद्रमा की भी प्रभाव है, बुध का भी प्रभाव है, शुक्र का भी प्रभाव है। तो सर बंदा तो फाइनेंशियली तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए। राकेश कौशल जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे को लगता है कि लव मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि पंचम सप्तम और लाभ भाव का मतलब सब इकट्ठे बैठे हुए ग्रह सारे, तो शादी मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होनी चाहिए। यही कहना चाहता है, ऐड करना चाहता था। निरुपमा मिश्रा जी। प्रणाम गुरुजी। वैसे तो प्रणाम। सब लोगों ने जैसा बता दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र के हिसाब से इनकी कुंडली स्ट्रांग तो बहुत है, परंतु वहां पर 12th लॉर्ड शुक्र जो बैठा हुआ है और साथ साथ अष्टमेश बुध भी वहीं आकर के बैठ गया है और उस पर राहु की भी दृष्टि है। तो इसलिए इनको कार्य क्षेत्र में बाधाएं मिलेंगी और शायद इसीलिए सूर्य और मंगल और गुरु के वहां होते हुए भी ये बहुत बड़े अधिकारी नहीं बन पाए। शुक्र चूंकि इनका उतना अच्छा नहीं है, इसलिए शुक्र की महादशा बहुत अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद जब सूर्य की महादशा आएगी तो उसमें इन्हें थोड़ा बेहतर परिणाम, अच्छा परिणाम मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से चूंकि इनकी लग्न भी स्ट्रांग है, चंद्रमा भी अच्छा है, दशम भी अच्छा है और सारे ग्रह टुवर्ड्स द अपर साइड है, तो इनको इनको बिजनेस भी सूट करेगा। जी बस इतना ही गुरु जी। बहुत अच्छा। अंजू जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे सारे पॉइंट्स तो वही हैं, लेकिन मेरे को इनकी मैरिज के बारे में जो नजर आ रहा है वो शुक्र और चंद्रमा अगर हम देखें तो चंद्रमा के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि है, तो पीड़ित माना जाएगा और शुक्र वैसे ही थोड़ा पीड़ित है। तो क्या इनके विवाह में कुछ प्रॉब्लम? ये तो आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप बताएंगे ना। सर गुरुजी मेरे हिसाब से तो आएगी, लेकिन वही है कि चंद्रमा के ऊपर एक ही ग्रह की दृष्टि पड़ती है, मंगल की, और शुक्र वैसे गुरु के साथ भी है, वक्री भी है, और मंगल और सूर्य के साथ भी है। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को जब से अभी मैंने ज्वाइन करा है। तो एक दो के सुने हैं, वही पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अपने, पर विवाह का भी किसी ने नहीं बताया, तो मैं कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा। ना जो आपको लगता है वो आप बोलिए, बाद में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। गुरुजी मेरे को तो लगता है कि विवाह में प्रॉब्लम आएगी और लव मैरिज होगी, ये भी निश्चित है। और अगर चंद्रमा को हम पीड़ित मानते हैं तो इनके एक से ज्यादा अफेयर भी हो सकते हैं। लेकिन आपने ये हमें सिखाया है कि अगर दो या दो से ज्यादा ग्रह प्रभावित करते हैं अशुभ, तो पीड़ित माना जाता है, एक का हम फर्क इतना नहीं मानते हैं, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन है इस कुंडली में। कोई बात नहीं। डॉक्टर भारती अनेजा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। और गुरुजी मुझे इनका लग्नेश स्ट्रांग लग रहा है, और लग्नेश जो है वो दशम में बैठा हुआ है, यानी कि इन्होंने कम उम्र में ही अपना कार्य करना शुरू कर दिया होगा, या कम उम्र में ही धन के प्रति, कमाने के प्रति इनकी भावना होगी। तो लग्न की स्थिति अच्छी है और मंगल और सूर्य जो है दोनों दिग्बली हैं। लेकिन गुरुजी मुझे लग रहा है कि सूर्य जो है वक्री भी है और वो द्वादेश भी है, वो उसका मित्र नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की वक्री होने पर शुक्र की दशा वो यद्यपि शुक्र में सूर्य जो समसप्तक जा रहा है और बाकी सारे भी समसप्तक जा रहे हैं, लेकिन महादशा ऐसा लग रहा है कि महादशा अंतर्दशा नाथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, यद्यपि शुक्र एक शुभ ग्रह भी है। और मुझे एक और पॉइंट लगता है कि इसमें अगर हम कहें कि गुरु और मंगल का एक राजयोग भी बन रहा है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का। और अगर हम एक दो, आपने कहा है कि 9, 10, 11 का यदि किसी भी तरह से लग्न से संबंध बनता है तो उसको भी हम एक राजयोग की कैटेगरी में ही लेते हैं। तो हम इस तरीके से, और गज केसरी योग, तो इनके योग तो बहुत बन रहे हैं। और शुक्र में सूर्य
यद्यपि दशा वो है, लेकिन महादशानाथ इतना सपोर्ट में की अंतर्दशा में इनको कुछ बहुत प्रमोशन मिलना चाहिए। यद्यपि आपने ये बताया हुआ है कि सूर्य की दशा यदि दशम में हो या गुरु की ब्लेसिंग हो तो भी प्रमोशन हो सकता है, लेकिन महादशा नाथ का सपोर्ट नहीं होने के कारण मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक प्रमोशन इनका हो पाएगा। दूसरी बात, मुझे संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचम भाव जो है थोड़ा पीड़ित लग रहा है। पंचम भाव पे शनि की और मंगल आवाज नहीं आ रही है। है, तो स्थिति ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, संतान की प्रॉमिस दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बाधा अवश्य आएगी। यद्यपि इनका जो D7 का चार्ट है वो भी केंद्र से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन केंद्र में राहु का बैठना और पंचम में बुध जो वक्री और शुक्र का वक्री होकर बैठना, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संतान पक्ष से लेकर इनको प्रॉब्लम आनी चाहिए गुरुजी। और बाकी तो गुरुजी सबने बता ही दिया है। गौरव बादवा क्या बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। चंद्रमा बाद में आएगा, चंद्रमा की दशा, तो मुझे लगता है वो मैंने पहले बोल दी थी, बस यही करेक्ट। जी चलिए ठीक है। राकेश कौशल जी आपने बोल लिया, और किन्हीं को बोलना है? गुरुजी मुझे पूछना था, इनका हम चतुर्थ भाव भी तो थोड़ा पीड़ित मानेंगे, क्योंकि अगर सूर्य की भी, मंगल की भी और बुध की भी जो भी अभी अशुभ हो गए हैं, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव पे भी तो मतलब कि घर के सुखों में भी तो दिक्कत आ सकती है, या माँ के स्वास्थ्य में। जी हाँ, माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और गुरुजी अभी मैंने हाँ अभी जी। चलिए अब आगे आप लोगों को हम थोड़ा सा टिप्स दे देते हैं, फिर आगे अपने सिलेबस में बढ़ेंगे। कि दशम स्थान में सूर्य का, मंगल का, गुरु का होना अच्छा, लेकिन शुक्र और बुध का होना अच्छा नहीं। एक तो उन दोनों का होना अच्छा नहीं, और वो दोनों बकरी होना अच्छा नहीं। और मंगल लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश भी है, और मूल त्रिकोण छठे में है, तो इसका मतलब छठे का भी प्रभाव रहेगा। जातक ने अपने जीवन में 2 सरकारी नौकरी पहले छोड़ी, फिर तीसरी नौकरी में अभी है। तो 2 नौकरी पहले छोटी नौकरी थी इसीलिए छोड़ दिया। अभी ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, लेकिन वो IAS वाला नहीं है, ठीक है ना। जो फॉरेस्ट में है वो समझ में आता है कि सूर्य के साथ मंगल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेस्ट में जा सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे गुरु पीड़ित भी है, मंगल से, सूर्य से पीड़ित कहेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु पीड़ित नहीं, गुरु रिजल्ट अच्छा करेगा ये जानते हैं, लेकिन इनके पत्रिका में बुध अस्त है, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, तो अस्त ग्रह अपने आधे रिजल्ट करते हैं, ये भी जानते हैं। और इस नौकरी को भी ये छोड़ना चाहते हैं। हमेशा जो ये छोड़ने का विचार आता है वो सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि शुक्र और बुध यहाँ अष्टमेश और द्वादशेश होकर के बैठे हुए हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हम कोई व्यापार करें। इनको हमने रोका है कि आप व्यापार में भी इसी तरह से स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके दशम स्थान मजबूत है, लग्नेश, लग्न में भाग्येश है, कर्म स्थान में लग्नेश है, सूर्य दशमेश होकर के खुद दशम स्थान में है। अपने बल के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने क्षमताओं के ऊपर बहुत भरोसा, लेकिन उसी स्थान में 2 ग्रह जो घुसे हुए हैं, जिनको कि हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बुध और शुक्र, ये इनके लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये हमने बहुत समझाया तो है, फिर भी नौकरी न छोड़ें तो अच्छा। दूसरा है शादी लव मैरिज हुई या नहीं हुई, शादी हो गई है, संतान भी हुआ है, एक लड़की हुआ है। अब पढ़े लिखे हैं, तुरंत कहते हैं कि सर सूर्य की दशा आई है, हमको क्या लड़के के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी पीछे लड़की ही हुआ है, अभी अगस्त से जस्ट पहले लड़की हुआ है, तो हमने कहा कि अभी रुक जाना चाहिए, कम से कम शुक्र में मंगल को आने दीजिए। दूसरा, पंचम स्थान शनि से, मंगल से पीड़ित है,
और गुरु सूर्य और मंगल से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, जिसकी वजह से कभी कभी लगता है कि मेल चाइल्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसकी संभावनाओं को चेक कर लेना चाहिए। हमको तो लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, तो इसीलिए हमने कहा कि अभी थोड़ा रुक करके और मंगल की दशाओं में प्रयास करना चाहिए। मंगल पंचम को देख भी रहा है, तो मेल प्लैनेट्स है, तो ऐसे स्थिति में मेल चाइल्ड होने की संभावना हो सकती है। साथ में हमने उपाय भी दिया हुआ है। अब यहाँ 5 ग्रहों में हमने कहा कि ऐसा नहीं कहेंगे कि बुध और शुक्र यहाँ बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं करेगा, उसके शुभ प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन वो इनके करियर को अनस्टेबल बना करके रखेगा, ये तय बात। बाकी सूर्य मंगल गुरु करियर में ग्रोथ देता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन शुक्र और बुध हमेशा ये कामनाएं जो है इतनी बढ़ा देगा कि हम इस नौकरी को भी छोड़ देंगे और सोचेंगे कि व्यापार कर लेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा कमाएंगे। प्रश्न ही था कि क्या ये नौकरी छोड़ दे, अपना व्यापार कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि हम इस नौकरी में टिक पाएंगे। हमने कहा कि ये आपके ग्रहों की अवस्था स्थिति ऐसी है जो आपको ये बोलने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि पढ़े लिखे ना हैं आप, सब में हैं, तो आप अपने नौकरी को कंटिन्यू कीजिए, आगे 5-10 साल नौकरी कर लीजिए, फिर मन में विचार आएगा तो व्यापार कीजिएगा। क्योंकि अभी दशा शुक्र की ही चल रही है, सारी दशा समसप्तक में बैठे ग्रह की ही चलेगी, ये बात को ये पता है। और ये शुक्र की दशाओं में अपनी पूरी ताकत भी लगाना चाहेंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो और बुरा हो। तो अभी तक चूंकि नौकरी में एक नौकरी छोड़ करके दूसरा पकड़ रहे हैं तो आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसे ही बिजनेस में जाएंगे, अगर किसी भी तरह का नुकसान हुआ अष्टम और द्वादश के कारण, तो फिर बिजनेस का नुकसान बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि छोटा कोई बिजनेस करेंगे नहीं। तो इसीलिए हमने उनको रोका है और कहा 2033 तक बिजनेस ना करें। 2033 में महामृत्युंजय का जप कराएं, शुक्र में शनि की दशा। ठीक है, वो षडाष्टक की दशा है, वहां पे बिजनेस शुरू कर ले, थोड़े ऊपर नीचे चलेंगे, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बुध आ जाएगा, वो फिर वहां से निकाल करके आगे ले जाएगा, और फिर आप व्यापार 2-4 साल समझने में लगेगा। फिर सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी। ये दशा अनुकूल स्थिति और अनुकूल दशा के रूप में जीवन में आएगा, जिसकी वजह से तरक्की होगा। इसीलिए वर्तमान समय में हमने इनको, आप लोगों को यदि कोई प्रश्न करना हो तो कर लीजिए, फिर हम पर अपने इसमें लव मैरिज किया है इन्होंने? जी, इन्होंने लव मैरिज किया है? नहीं पता सर, ये पूछा नहीं। ओके, नहीं और ये जो बोल ससुराल सकते। वाले हैं वो पैसे वाले हैं? गुरुजी अच्छे गुरुजी हैं, अच्छे प्रणाम। हैं, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी इसमें जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे 4 घर से ज्यादा साथ में हो तो वो संन्यास और दर्शन की तरफ भी उसका रुझान होता है, ऐसा भी प्रवज्य योग जैसा इस तरह का कहा हो सकता प्रवज्या योगों में ऐसा कहा जाता है, लेकिन है? ये जैसे शुक्र नौकरी छोड़ते हो बार बार, तो ये ऐसा तो नहीं है कि इनका ना उस ना तरफ ना जो ना, संन्यास में रुचि नहीं होगी। शनि और गुरु षडाष्टक में है, इसीलिए संन्यास की बात नहीं है। शनि और गुरु का एक साथ होना, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होना, ये भी जरूरी होता है। प्रवज्या योगों में 4-5 की तो बात आ ही जाती है, जी लेकिन गुरु। जरूरी नहीं है कि ये प्रवज्या योग के लिए कहा जाए। ठीक है ये ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करेंगे सर? भविष्य में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? गुरुजी गुरुजी इसमें दशाफल कैसे कहेंगे? जो भी दशा है शुक्र में सूर्य की दशा में, क्या बोलेंगे इसमें? अभी शुक्र में सूर्य की दशा में क्या बोलेंगे अभी बता देते हैं। शुक्र में सूर्य की दशा, हम इन्होंने एक प्रश्न किया था कि पिताजी का सेहत ठीक नहीं रहा। ठीक है, ये सूर्य की दशा से पिता से संबंधित प्रश्न आया। हमने कहा ना कि दशम से संबंधित प्रश्न आया, धन से संबंधित प्रश्न आया। हाँ, पत्नी के विषय में जो आप लोगों का 1-2 लोगों ने बताया, तो पत्नी के साथ विचारों का मिलना कम होता है, ये इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा कि पत्नी ठीक है, अलगावकारी प्रभाव बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य और
मंगल के साथ और राहु से दृष्ट है शुक्र, और चंद्रमा भी मंगल से दृष्ट है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। तो उसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव है जो पत्रिका में दिखाई देता। आप लोगों ने ठीक ही बोला था। और क्या प्रश्न था बताइए। सर जो मैंने पूछा था चंद्रमा वाला पॉइंट कि वो चंद्रमा पीड़ित मानेंगे क्या, वही जो विवाह से ना ना, संबंधित है? चंद्रमा को बहुत पीड़ित नहीं मानेंगे। तो इसको मैंने बताया सूर्य से 9वें, आप लोग जानते हैं 7, 8, 9, इसको लग्न बना दिया। अब हाँ जी। देखिए चंद्रमा कहाँ आ गया, अष्टम में आ गया। शुक्र कौन है, द्वितीयेश है। तो हाँ जी। द्वितीयेश की महादशा में अष्टम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी। तो पिता के लिए ये दशा ठीक नहीं है, ये कहें। ठीक है, इस तरह से हम माता पिता के भी विषय को जान सकते हैं। तो सीधा सीधा चंद्रमा चूंकि यहाँ अष्टम में आ गया और उसकी अंतर्दशा होगी, तो इसके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इनके पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं। ये ठीक है मंगल का क्यों बनाया गुरु जी? जी, मंगल का लगन क्यों बनाया? ये मतलब सूर्य से 9वें स्थान को लगन बनाया है। सूर्य से अच्छा, 9वां पिता के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य से 9वें स्थान को लगन बनाया, मंगल को लगन नहीं बनाया। चलिए, बहुत अच्छा। राकेश कौशल जी, आपका कोई प्रश्न और रह गया? सर चलिए एक अब क्वेश्चन मेरा सर एक मेरा क्वेश्चन मेरा है। मेरा अब भी आगे है। बढ़ाइए, आगे अभी तो ये बहुत हाँ, एक कोई बात नहीं है, बोलिए क्या है कौशल जी। गुरुजी ये जैसे आपने शुक्र और बुध को खराब बताया, तो शुक्र का तो समझ में आता है क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश में पड़ गई, लेकिन इसकी बुध की तो 11वें में है मूल त्रिकोण राशि। उसके बावजूद भी चूंकि बुध को अष्टम के स्वामी होने का दोष लगा ही रह गया था, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। और क्या था सर एक अनिता जी? क्वेश्चन हो सर एक क्वेश्चन हो सर, सर्वाष्टक में अगर हम इसका देखें तो 41 पॉइंट है अष्टम भाव में, तो सर उसको कैसे लेंगे? इसका मतलब है कि अष्टम में ग्रह जाएगा तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया? अष्टम में ज्यादा पॉइंट होने से हमें अष्टम के प्रभाव कम प्राप्त होते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा सर, तो जितने सर अधिक अंग होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा नहीं उतनी कम होगी। ठीक है ना? चोट चपेट तो सर दुर्घटना जीवन में नहीं मिलेगी, नहीं होगा, ऐसा कह सकते सर बुध और मंगल के साथ होने के बावजूद, जी ठीक है हाँ। सर, ये तो क्लियर हुआ। बट सर एक चीज और, जैसे कि द्वादश शेष होकर शुक्र दसम भाव में बैठे हैं, तो सर ये भी तो हो सकता है इसका बाहर की कंपनी या बाहर से कोई आगे आगे तो हमने संबंध हो। कह दिया कि ये छटपटा रहे हैं कि हमको नौकरी तो नहीं छोड़ देना है, व्यवसाय करना है। हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लें या और कुछ जी कर लें। धन्यवाद। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा कि जब शनि और शुक्र की षडाष्टक की दशा आएगी तो आपने मृत्युंजय महादेव का वो बोला है यज्ञ जाप करने का। ये क्यों कहा है गुरुजी कि षडाष्टक की दशा में हमेशा मृत्युंजय का तदाष्टक जप की कराना? दशाओं में हमेशा ये लेकर के चलना चाहिए। और उसमें भी क्या है कि शुक्र द्वादशेश होकर के दसम स्थान में है, और शनि जो है इसका चतुर्थेश और तृतीयेश है, तृतीयेश होकर के तृतीय स्थान में। ठीक है ना? तो शनि प्रबल रूप से जो है जो ताकतवर है, तो तीसरे से आयु का विचार करते हैं। इसीलिए जो है सो हमने वहां सिर्फ इसीलिए नहीं कि षडाष्टक है, तीसरा स्थान है, वहां से आयु का विचार करते हैं। और शनि आयुष कारक ग्रह होता है, और शनि अपने नैसर्गिक कारकत्वों के आधार पर मरण भी देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है, रोग भी देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि महामृत्युंजय का जप करा लेना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। नीलम कुमार जी। गुरुजी आपने जैसे अभी जो बोला कि तीसरे से आयु का विचार करते हैं, अष्टम से आयु का विचार नहीं करते? हाँ, 8वें से भी करते हैं। 8वें से 8वां तीसरा स्थान है, वहां से भी आयु का विचार करते हैं। थैंक यू गुरुजी। रितु सिंह जी, रीता सिंह जी। रीता सिंह जी, आवाज जा रही है? हाँ चलिए, सर, नमस्ते। नमस्ते अष्टक वर्ग नमस्ते। में अगर लाभ भाव में 41 पॉइंट रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब जीवन में जितना कर्म करेंगे उससे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जी जी।
अब चलिए हम लोग अपने आगे बढ़िए, आगे आगे बढ़े। अपने विषय पर पहुंचते हैं। द्वितीय और द्वादश से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था कि 12वें और दूसरे भाव में ग्रह हों या 12वें के स्वामी और दूसरे के स्वामी 12वें में स्थित पापी ग्रह या दूसरे में स्थित पापी ग्रह या शुभ ग्रह किस प्रकार से मरण देता है, उसी के हिसाब में हमने आपको बताया हुआ था कि स्वाभाविक मृत्यु के लिए दूसरे और 12वें का प्रयोग होता है और आकस्मिक मृत्यु के लिए 6ठे और 8वें का प्रयोग होता है। ये भी आप लोग जानते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन था दूसरे और 12वें का, अब दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 6ठे और 8वें का। 6ठे और 8वें का कॉम्बिनेशन आएगा तो चोट चपेट दुर्घटना रोग बीमारी ये सब चीज हमको ज्यादा मिलेगा और इस तरह से हमारी मृत्यु हो सकती है। इसको अपने दिमाग में रख करके चलना है। श्लोक लगभग एक जैसा ही है, जैसा दूसरे और 12वें के लिए लिखा गया वैसा ही 8वें और 6ठे के लिए लिखा गया है। तो श्लोक में बहुत अंतर नहीं आएगा। तो कहा जा रहा है अष्टमेश दशा काले तत् भुक्तो सो अपि मारका षष्ठेश दाय निधनम रंध्रे शांतर हुतो भवेत। अष्टम स्थान का जो स्वामी है उसकी महादशा में तत् भुक्तो सो अपि मार्ग, यदि अष्टम में ही बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो जाए या 6ठे में बैठे या षष्ठेश की अंतर्दशा हो जाए तो ऐसे स्थिति में जातक की मृत्यु हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात अष्टमेश की दशा में अष्टमेश की दशा हो अंतर्दशा हो तथा 6ठे की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा हो या अष्टमेश में षष्ठेश की अंतर्दशा हो, इसमें हमको मरण होता है। आगे वो भी लिखा हुआ है अष्टमेश दशा काले षष्ठा राशिस्त पापिनाम हृतो जातस्य निधनम वदन्ति विविधोत्तमा। कि अष्टमेश की दशा में 6ठे स्थान स्थित अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा हो। तो यहाँ जो अशुभ ग्रह ये बोला जा रहा है, ये अशुभ ग्रह आप लोग मंगल और शनि को भी मान सकते हैं, चाहे वो मंगल और शनि लग्नेश नवमेश और पंचमेश क्यों ना हो। तो ऐसे में कहा जा रहा है षष्ठनाथ दशा अष्टमेश दशा काले षष्ठ राशि पापिनाम। तो 6ठे भाव में अशुभ ग्रह बैठे तो जातस्य निधनम वदंति विबुधोत्तमा। विबुधोत्तमा का मतलब है विद्वान लोग यहाँ मरण की बात करते हैं कि 8वें स्थान के स्वामी की महादशा हो और 6ठे में स्थित अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा हो, तो ऐसे में मृत्यु की बात बताते हैं। उसके बाद कहा गया है षष्ठनाथ दशा काले अष्टमस्त खगस्य चौ। षष्ठनाथ अर्थात 6ठे के स्वामी की महादशा हो और अष्टमस्त खगस्य चौ। खगस्य मतलब साधारण कोई भी ग्रह है, शुक्र हो गुरु हो बुध हो सूर्य हो चंद्रमा हो शनि हो राहु हो मंगल, कोई भी ग्रह हो। हृतो जातस्य निधनम वदन्ति विविधोत्तमा। ऐसे स्थिति में यहाँ शुभ ग्रह है अष्टम में या अशुभ ग्रह है ये हम लोगों को नहीं समझना है, लेकिन अष्टम में यदि ग्रह है तो वो अष्टम का फल करेगा और अष्टम से मृत्यु की बात होती है, चोट चपेट दुर्घटना की बात होती है, तो इस तरह से हमारी मृत्यु संभव है। उसके बाद कहता है अष्टमेश दशा काले अष्टमेशेन वीक्षिता। ये अष्टमेश की दशा हो और कोई ग्रह अष्टमेश से देखा जा रहा हो, षष्ठेश संगता ये चौ तान वदंति ही मारकान। एक तो षष्ठेश के साथ हो और अष्टमेश से दृष्ट हो। अब यहाँ जो अष्टमेश मानेंगे वो अष्टमेश होगा जो शनि होगा राहु मंगल होगा और सूर्य होगा। ऐसे अष्टमेश क्योंकि अशुभ है तो उसकी दृष्टि और षष्ठेश के साथ संगति करने वाला ग्रह है, वो षष्ठेश के परिणाम को दे सकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो षष्ठेश के साथ है और वही ग्रह अष्टमेश से दृष्ट भी है,
तो अष्टमेश की महादशा में ऐसे षष्ठेश की अंतर्दशा आए तो ऐसे में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, यह मृत्यु भी संभव है। अष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही षष्ठ स्थान पतेर अंतर्दशा कालो ही मार्ग। अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा है, अब आप लोग, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अष्टम में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं। अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य आदि कोई भी ग्रह, अर्थात शुभ ग्रह बैठे हो या अशुभ ग्रह बैठे हो, तो कहा जा रहा है कि अष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही, तो इसमें पापस्य का मतलब हो गया कि पापी ग्रह के विषय में बताया जा रहा है, कोई भी ग्रह की बात बाद में कर लेंगे। अष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही षष्ठ स्थान पतेर अंतर्दशा कालो ही मार्ग। कि अष्टम स्थान में मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, अगर ये कोई पापी ग्रह बैठा है और उसमें षष्ठम छठे स्थान के स्वामी की अंतर्दशा आई हो, और ऐसे षष्ठम स्थान के स्वामी हो जहाँ की छठे में कोई हो नहीं, न कोई देख रहा हो, ऐसे षष्ठम पति की अंतर्दशा हो, तो वो निश्चित रूप से मरण देगा और मारने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको छठे का फल करना है। तो यहाँ छठे की अंतर्दशा हो तो रोग से, अष्टम की अंतर्दशा हो तो दुर्घटना से। ये हम लोगों को अपने मन में ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। षष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही, अब कहा जा रहा है कि छठे स्थान में पापी ग्रह हो, उसका दशा हो, महादशा हो, अष्टम अधिपतेर अंतर्दशा कालो ही मार्ग, और अष्टम के जो स्वामी हैं उसकी अंतर्दशा भी मारक हो रही है। यहाँ षष्ठेश की बात नहीं हो रही है, छठे में स्थित पापी ग्रह की बात हो रही है कि छठे में स्थित यदि कोई पापी ग्रह है, उसकी महादशा चल रही है, मान लीजिए छठे में स्थित है मंगल, सूर्य, शनि या राहु, केतु, कोई भी है, उसकी महादशा है और अष्टम के स्वामी की अंतर्दशा है, तो वो मारक सिद्ध हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। षष्ठ इति स्थितस्य पापस्य दशा कालो वदन्ति ही अष्टम स्थित रंध्रेश भुक्ति कालो ही मारक। अब यहाँ देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि सर यहाँ यह अष्टम में उच्च का है, अष्टम में स्वगृही है, अष्टम में मित्र राशि का है, ये सब हम लोगों को, ये वाला जो श्लोक है ये कहता है कि नहीं, अष्टम में कोई भी है अष्टम का ही फल करना चाहेगा, ये तय है। तो इसीलिए कहा गया है षष्ठ स्थित से पापस्य दशा कालो वदन्ति ही, कि छठे स्थान में कोई पापी ग्रह है उसकी दशा हो, और अष्टम स्थित रंध्रेश, रंध्रेश मतलब अष्टमेश को ही रंध्रेश बोलते हैं, आठवें में आठवें का ही स्वामी बैठा हो। फिर से समझिएगा, आठवें में आठवें का ही स्वामी बैठा हो तो भुक्ति कालो ही मारक, उसके भुक्ति काल में मरण संभव है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अपना जो निर्णय लेते हैं कि स्वराशि का है तो कैसे मारेगा, उच्च राशि का है तो कैसे मारेगा, ये सब समाप्त हो जाता है। अष्टम में बैठा है वो अष्टम का फल करेगा, वो उसका पहला दायित्व बन जाता है। और अष्टम स्थान आयु स्थान है, मारक स्थान के रूप में भी उसको हम लोग समझते हैं, इसीलिए अष्टम में बैठे अष्टमेश की ही दशा हो, अर्थात खुद अष्टमेश ही क्यों नहीं अष्टम में बैठा हो, वो भी हमको मरण दे सकता है। मारक खंड आने पर वो भी हमको मरण दे सकता है, ऐसा हम लोगों को मान करके चलना है। अब आगे कहता है अष्टम स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही षष्टम स्थित पापस्य भुक्ति कालो ही मार्ग। जैसे कि पहले हमने बताया था कि दूसरे में पापी ग्रह हो और द्वादश में पापी ग्रह हो, तो द्वितीयेश और द्वादशेश ना हो, दोनों में पापी ग्रह हो, तो दोनों एक दूसरे के महादशा और अंतर्दशा में मरण दे सकता है। उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि छठे में पापी ग्रह हो और अष्टम में पापी ग्रह हो
तो यहाँ एक ही श्लोक में आप लोगों को समझ लेने की जरूरत है कि छठे में बैठे पापी ग्रह की महादशा हो और अष्टम में बैठे पापी ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें भी मृत्यु संभव है, और अष्टम में बैठे पापी ग्रह की महादशा हो और छठे में बैठे पापी ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें भी मृत्यु संभव है। क्लियर हो गया? तो ये आठवें और छठे के विषय में हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे हम लोगों को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब आगे कुछ एक बातों को मारक भाव के संदर्भ में हम पढ़ाना चाहेंगे, उसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग भी होगा, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है बुद्ध शुक्रो पंचम स्थान वन्यो अन्यो मारको स्मृतो बुद्धदाय शुक्रस्तु शुक्रदाय बुधस्तथा। इसका मतलब है कि बुध और शुक्र यदि पंचम स्थान में स्थित हो, ये बात समझिएगा, ये बड़ा अटपटा सा बात है, लेकिन ये मारक अध्याय में पढ़ा रहे हैं इसीलिए इसको कंठाग्र रखिएगा, बाकी सब आपको याद रहेगा, ये वाला भूलिएगा कि बुध और शुक्र यदि पंचम स्थान में हो तो बुध में शुक्र की अंतर्दशा मार सकता है या शुक्र में बुध की अंतर्दशा मार सकता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में बुध तृतीयेश और षष्ठेश होता है और शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होता है, इसीलिए वो पंचम स्थान अर्थात पंचम स्थान हमारे पूर्वार्जित कर्मों का है, हमारे पूर्वार्जित कर्म समाप्त हो जाते हैं और बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे में हमको मृत्यु दे सकता है। या आपके होमवर्क के लिए भी नहीं छोड़ा, हमने बता दिया, क्योंकि आप कितना दिमाग लगाते नहीं लगाते। तो ये वाला श्लोक याद रखना है कि बुध और शुक्र यदि पंचम में हो, अन्य स्थानों की बात नहीं की जा रही है, पंचम में हो तो बुध में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र में बुध की अंतर्दशा हमारे लिए मारक सिद्ध हो सकता है। आगे कहता है क्रूराधिपस युक्तस्तु कुजः पंचम गो यदि कुज जाए तु संप्राप्ते करोति निधनम कुजः। ये सब कुछ अलग से है। कहता है यदि पापी भाव का स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में स्थित हो तो वह अपनी दशा में मृत्यु देता है। दशा का जगह यह अंतर्दशा लिखिएगा। तो पापी भाव का स्वामी होकर अर्थात छठे में मेष राशि अर्थात वृश्चिक लग्न में भी बोल सकते हैं, आठवें में मेष राशि हो, 12वें में मेष राशि हो, ऐसे स्थान में मेष राशि हो और मंगल यदि पंचम में बैठा हो वो मंगल की अंतर्दशा भी हमें मार सकता है, वो भी मारक दशाओं के अंतर्गत में आता है। ये ध्यान से समझ लेने की जरूरत है। उसके बाद कहता है अधिकार अच्युत उभो मंदो मारक ग्रह संयुत अतीव बलवान मृत्यु मारक प्रबल स्मृत। शनि यदि शुभ भावों का स्वामी भी हो परंतु मारक ग्रह के साथ स्थित हो तो अपनी अंतर्दशा में मृत्यु देता है। हमने पहले ही आपको बताया है कि शनि मंगल ऐसे ग्रह हैं जो लग्नेश पंचमेश नवमेश होकर के भी यदि अष्टम में, दूसरे में, छठे में, 12वें में हो और मारक ग्रह के साथ हो जाए तो और प्रबल हो जाता है। तो ये शुभ स्थानों के स्वामी होने पर भी मरण दे सकता है, इसीलिए आपको इसको सावधानी से लेकर के चलना है कि शनि और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं। यहाँ पे सिर्फ शनि की बात कही गई है, लेकिन आपको मंगल को भी छोड़ करके नहीं चलना है कि ये यदि छठे, 8वें, 12वें दूसरे स्थान में हो और यदि किसी मारक ग्रह के या मार्केश के साथ हो अर्थात द्वितीय, सप्तमें, षष्टमें और द्वादशेश के साथ हो तो ऐसे स्थिति में इसकी अंतर्दशा हमें मरण दे सकता है। इस चीज को नहीं भूलना है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया?
लग्नस्थ रंध्रनाथस्य दशा काले तु मारक रंध्रेश एव भवत्याहुल जातक कोविद। अष्टमेश लग्न में स्थित होने पर भी उसकी दशा मारक हो सकती है। हम लोग क्या कहते हैं, अष्टमेश केंद्र में है, ये लग्न में है तो लंबी आयु होगी, ये होगी। लेकिन अष्टमेश यदि लग्न में बैठा है तो उसकी जो दशा अंतर्दशा है वो भी मारक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? कहा गया है द्वये त्रयाणाम पुत्राणाम संप्राप्ते राहुदायके पितुर निधनम मिथ्याहुस तद तद सामध्य एव च। यदि किसी व्यक्ति के 2 या 3 पुत्रों को एक ही साथ राहु की दशा हो, उसके पिता की मृत्यु हो सकती है। अब हम कहाँ आ गए, पिता की मृत्यु पे आ गए। तो इसको संक्षेप में बताएंगे, आप लोग समझ जाइए। तो कहा जाता है एक, अब तो 5 पुत्र वाले लोग कहाँ मिलेंगे, 5 संतान वाले लोग कहाँ मिलेंगे, हम 2 हमारे 2। यदि आप 4 ही हो और 4 में से 3 लोगों का घर में राहु की दशा चल रही हो, तो भाई उपाय कर लो, वो दशा अच्छी नहीं है। सबकी राहु की दशा, चाहे राहु कहीं भी बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, किसी भी स्थान में बैठा हो, यदि 4 सदस्य हैं उसमें से 3 सदस्यों को यदि किसी को राहु की महादशा है, किसी को अंतर्दशा है, तो ऐसे में राहु के मंत्रों का जप कराएं या छोटा मोटा महामृत्युंजय जरूर करा लें, ताकि आपके लिए अच्छा है। क्योंकि श्लोकों में लिखा गया है कि 2 या 3 पुत्रों के यदि राहु की महादशा चल रही हो तो ऐसे में पिता के निधन की बात हो। अब जितना हमने मारक के विषय में पढ़ाया वो सारा फॉर्मूला सेम, उस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। सूर्य से नवम स्थान से और सूर्य से नवम स्थान को लग्न बना करके जब देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि दूसरे 8वें और छठे, दूसरे 12वें और छठे 8वें का स्थिति क्या है। अभी जो हमने आपको बताया 8वें में चंद्रमा लेकर के गया मैं, और कहा कि ये अष्टम में चंद्रमा बैठा है, इसकी दशा में पिता को कष्ट हो सकता है, इसीलिए पिता के लिए महामृत्युंजय कराना चाहिए। सूर्य से नवम, चंद्रमा से चतुर्थ, मंगल से तीसरा, शुक्र से सप्तम, ये सब आप लोग जानते हैं कि सूर्य से नवम पिता, चतुर्थ चंद्रमा से चतुर्थ माता, मंगल से तीसरा भाई, शुक्र से सप्तम पत्नी, गुरु से सप्तम पति। ये सब को यदि लग्न बना करके उसके द्वितीयेश, द्वादशेश, षष्ठेश और अष्टमेश को चेक करेंगे तो इन संबंधियों के मृत्यु का समय या मृत्यु का कालखंड हो सकता है। इसीलिए किसी भी ग्रह की दशा हो, अंतर्दशा हो, अगर हम कैलकुलेटिव नहीं हैं, हम फिंगर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम सूर्य से नौमा लगा लिए, चंद्रमा से चतुर्थ लगा लिए, मंगल से तीसरा लगा करके एक बार रैंडम घुमा घुमा करके चेक कर लिए कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं। अब जैसे कोई षडाष्टक की दशा लगी हो तो वैसे स्थिति में भी चेक करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। अगर गुरु षडाष्टक में है तो अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे इष्ट मित्रों की, हमारे बड़े भाई तुल्य लोगों की, घर में किसी बुजुर्गों की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में चाहे वो षडाष्टक तीसरे, चौथे, 5वें स्थान में बैठ करके बन रहा हो या 9वें, 10वें और 11वें स्थान में बैठ करके बन रहा हो, तो हर षडाष्टक की दशाओं में ये चेक कर लेना है कि अगर मेरे ऊपर ये नुकसान नहीं हो रहा है तो ये नुकसान किसके ऊपर जाएगा, ये चेक करने की जरूरत है। और हम एक चीज और भी बताते हैं कि 10वां स्थान आप लोग जानते हैं, अभी उदाहरण में लेकर के बता देता हूं। ये जो 10वां स्थान है, ये वाला स्थान, ये बहुत, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं
ये सभी ग्रह आयु खंड आने पर मारक लगा सकते हैं। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरे से 8वां है, और ये 8वां 1 2 3, ये 8वें से तीसरा है। तो तीसरे से 8वां और 8वें से तीसरा स्थान दशम स्थान होने पर कहा गया है कि यदि यहाँ मेष लग्न में गुरु नवमेश भी हो और दशम स्थान में बैठा हो तो उसकी अंतर्दशा में मरण तुल्य कष्ट या मरण दे सकता है, और ऐसा देखा गया है। इसीलिए जब दशमेश की अंतर्दशा आ गई, दशम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ गई, बैठे ग्रह की अंतर्दशा को ज्यादा जोर लगाना है। उस समय पे चेक कर लेना है कि कोई मारक की स्थिति तो नहीं बन रही है। यदि मारक की स्थिति बन रही है तो ऐसे समय पर भी हम महामृत्युंजय जप आदि कराने का सलाह देते हैं। क्लियर हो गया? अब भाई को कष्ट होगा कि नहीं, माता को कष्ट होगा कि नहीं, पिता को कष्ट होगा कि नहीं, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। संतान को कष्ट होगा कि नहीं, ये प्रश्न आते रहते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह, तीन अशुभ ग्रह मान लीजिए, 2 से अगर संतुष्ट नहीं है तो 3 अशुभ ग्रह मान लीजिए। हम तो 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह किसी भी ग्रह को पीड़ित कर रहा हो तो उससे संबंधित हानि आपके जीवन में हो सकता है। यदि चंद्रमा को 3 ग्रह पीड़ित करे तो माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल होगा। सूर्य को 3 ग्रह पीड़ित करे तो पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना संभव है नहीं है। मंगल को 3 ग्रह पीड़ित करे तो हमको भाई का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना संभव नहीं है। गुरु को 3 ग्रह पीड़ित करे तो हमको पति का, पुत्र का, धन का या संतान का सुख होगा या नहीं होगा ये कहना संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक ग्रह को कि कौन से ग्रह कितने पीड़ित हैं ये समझने की जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि एकाध ग्रह की दृष्टियां तो हो ही सकती हैं। एकाध ग्रहों की दृष्टियों से हम लोगों को बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे थोड़े से अशुभ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इतना कठिन परिणाम तब आएगा जब आप 3 ग्रहों का अशुभ परिणाम यदि किसी एक ग्रह को भोगना पड़े तो उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों की हानि बतानी। अब इससे संबंधित यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कर सकते हैं। हमारा मार्का अध्याय समाप्त हो गया। जी गौरव बाधवा जी बोलिए। सर थैंक यू। मैंने मेल भी भेजी थी आपको 2 दिन पहले, वो तो आपने क्लियर कर दिया अभी कि कैसे किसी रिलेटिव के बारे में देखेंगे चार्ट से। तो मुझे ये समझना है कि क्या भाव को भी आप आवाज हम तक सही पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप माइक पकड़ के बोलते हैं फिर भी आवाज आपकी हम तक नहीं आती। हम कई बार अब आपको आ रही है? बिल्कुल आ अब आ रही रही है। है? अच्छा, पता नहीं सर, इस माइक में शायद प्रॉब्लम है, बदल लूंगा अगली बार। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये कि थैंक यू, आपने बता दिया, मैंने मेल भी भेजी थी। यही मेरा प्रश्न था कि कैसे किसी के रिलेटिव के बारे में समझेंगे उसके चार्ट से कि किसी की मदर को लॉस हुआ है, फादर को लॉस हुआ है। तो एक तो ये कि कारक से हम वो वाला देख लेंगे, जैसे यहाँ हमने सूर्य से नवम भाव को लगन बना लिया, तो नवम भाव से भी देख सकते हैं या हमेशा कारक से पर्टिकुलर हाउस तक ही जाना है? आपकी क्षमता जहां तक जाएगी वहां तक जाइएगा। कारक से भी जा सकते हैं, सीधे नवम भाव से भी जा सकते हैं, और सूर्य से भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और सूर्य से नवम भाव से भी जा सकते हैं, जो हमने आपको बताया। ठीक है सर। और दूसरी चीज, ये मारक में क्या हम D30 जो कृषांश होता है इसको समझेंगे? वो अभ्यास में जब रोल आएगा तो उसका रोल बता देंगे। ठीक है। D30 देखना चाहिए। जब मारक खंड देखेंगे तो D30 जरूर देखेंगे। वो अभ्यास में आएगा। भारतीय अनेजा। गुरुजी एक प्रश्न था। आपने बताया कि जब 2 या 3 ग्रहों से कोई ग्रह प्रभावित हो तो हम उससे संबंधित हानि बताएंगे।
जैसे कि मान लो गुरुजी गुरु है और राहु और मंगल लग्न में बैठे हैं, लेकिन दोनों से राजयोग बन रहा है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? फिर भी हम उसको गुरु की हानि मतलब गुरु को पीड़ित मानेंगे या उसका गुरु वो मानेंगे? गुरु को भी पीड़ित मानेंगे और राजयोग भी मानेंगे। ठीक है, तो गुरु पीड़ित भी माना जाएगा और राजयोग भी। जी तो हाँ। फिर वो कैसे फल करेगा गुरुजी? दोनों तरह से फल करेगा, राजयोग का भी और जी, दोनों का फल करेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। इसमें हम हेलो। षड्बल भी देखेंगे ग्रहों का, जैसे क्रूर ग्रह है, जैसे शनि है, मंगल है, लेकिन वो आपकी कुंडली में बली है, षड्बल उनका ज्यादा है और बैठ गए हैं छठे या 8वें या 12वें भाव में, तो ज्यादा जोर से वो जो है जातक को हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि छठे में अगर शनि बैठे हैं तो वो तो छठे भाव में तो क्रूर ग्रह होने से अच्छे हो जाने चाहिए, और षड्बल में भी बली है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम लोग? छठे भाव में यदि शनि है तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन 8वें भाव में होकर के यदि बहुत बलवान है जी। वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेंगे। और यही हम मंगल के लिए भी इंटरप्रेट करेंगे जी अगर हाँ, वो अष्टम मंगल में? के लिए भी यही इंटरप्रेट करें। जी, थैंक यू गुरुजी। सर जी उमरानिया जी बोलिए। सर शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो और वो शुभ ग्रह 6, 8, 12 और 2 में बैठे हो, तब भी मृत्यु हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ये बहुत प्रबल मारक नहीं होता। लेकिन सर यदि कई लोगों आपका, का ऐसा बता देते हैं, लेकिन यदि मारक खंड आ गया हो तो उसमें ये मार सकता है, समझ रहे हैं? और कई लोगों का सर ऐसा भी होता है कि कई तीर्थ स्थान में घूमने गए, वहां भी उनकी मृत्यु हुई, तो वो गुरु की अंतर्दशा होगी या कौन से ग्रह की अंतर्दशा में हो? संभव है कि कोई शुभ ग्रह की अंतर्दशा होगी। ऐसा नहीं है कि तीर्थ में गए और मृत्यु नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, रोज में तीर्थ में कहीं ना कहीं मृत्यु आती रहती है। तो संभव है कि गुरु की दशा भी हो, अन्य ग्रहों की भी दशा संभव है, नवम स्थान में बैठे ग्रहों की दशा भी संभव है, लेकिन क्या नवमें द्वादश में है, क्या गुरु 8वें में है, ऐसा देखना जरूरी हो जाएगा। और सर वो उच्च का ग्रह तब भी हो सकता है? उच्च के हमने ग्रह कहा मतलब अपने अरंध्रेश अपने घर में बैठ करके भी मरण दे सकता है, तो उच्च का भी होगा तो भी दे सकता है। सज्जल भौमिक जी। हरे कृष्ण। हरे गुरु जी, कृष्ण। अष्टक वर्गों में सिर्फ वही समुदाय अष्टक वर्गों को ही देखना चाहिए जो किस भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है उस भाव से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जिस भाव में कम पॉइंट मिला है उस भाव से कम रिजल्ट मिलेगा, यही देखना है। ये कह सकते हैं, लेकिन जिस भाव में अधिक अंक मिले हैं उस भाव से जब कभी भी कोई ग्रह गोचर करेगा तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। यहाँ गोचर, अष्टक वर्ग को गोचर के लिए देखना चाहिए। ये नहीं कि हम जन्म पत्रिका में जो है सो लगा दिए कि 31 पॉइंट है तो ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हो, माना जा सकता है कि वो भाव बलवान हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमेशा गोचर में आता है। किसी में 41 पॉइंट मिला, हमने कहा कि पंचम में 41 पॉइंट मिला, तो पंचम से कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है हमको रिजल्ट बेहतर देगा। अगर अष्टम में 41 पॉइंट मिला तो उसमें कोई भी ग्रह जा रहा है तो हमको मरण नहीं देगा, वो बचाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अष्टम में अधिक अंक है। तो यहाँ अष्टक वर्ग को विशेष रूप से गोचर के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। बाकी का तो अष्टक वर्ग का 25-26 लेसन है, वो सब पढ़ करके आइएगा, अब ये सब पढ़ना जरूरी है। और गोचर के भी 25-26 चैप्टर होंगे, ये दोनों चीज आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। चंद्रभान यादव जी बोलिए। और गुरु जी, पिछले दिन आपको एक चार्ट के बारे में बोला था कि आप बोले पिछले दिन लगा लीजिएगा, यही बात? अभी लगा लेते हैं, अभी 2-4 प्रश्न ले लेते हैं, और चंद्रभान ओके यादव जी, क्योंकि मारकखंड खत्म हुआ है, किसी का कंफ्यूजन न रह जाए। ओके। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, अभी आपने बताया कि शनि अगर बली हो 8वें में तो वो भी मारा के प्रभाव देगा, परंतु शनि तो आयु कारक होता है, अगर 8वें में है तो दीर्घायु देता है। दीर्घायु वाला आदमी नहीं मरता है? हाँ, मरता तो है। तब फिर
और हमको अष्टम में शुभ फल कब मिलेंगे जी? वो तो दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किसकी महादशा में किसकी अंतरदशा आई है वो सब डिपेंड करता है दशा और महादशा के अंतर। अच्छा, तो अगर शनि 8वें में बली है तो ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मारक ना हो। वो मारक खंड आने पर मारक हो सकता है, अन्यथा नहीं हो। अच्छा, हमेशा धन्यवाद। डरने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को पहले बताएं कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। संजीना नरूला जी। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली काफी बार सुना है कि शनि में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रेडिक्ट करनी बहुत मुश्किल होती है, ऐसे क्यों कहा जाता है? गुरु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल हमने सुन लिया, मैं सोच रहा हूँ जवाब हेलो आज दूं या बाद में दूं। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ संजीना जी आवाज आ रही है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा और शनि में शुक्र की अंतर्दशा, इस पे लंबा हो सकता है, तो ये प्रश्न अगले क्लास के प्रथम में पूछ लीजिए, ठीक है ना। जी हाँ, मैं तो भी वो पिछले ज्यादा क्लास अच्छा में है। पूछी थी सर। हाँ ठीक है, सर जी कोई बात नहीं। एक चीज और पूछनी थी गुरु जी, जो आपने अष्टम के बारे में अष्टक वर्ग का बताया कि ये छठे और द्वादश में भी लागू होगा, जी हाँ, छठे द्वादश में मिला। और सप्तम में कम नंबर अच्छे क्यों माने जाते हैं गुरु जी? सप्तम में ज्यादा नंबर मिलता नहीं है, समझ गए ना। और सप्तम में कम नंबर, कोई भी इंसान, आप हो हम हो, 100 में से 100 लोग, हम तो 100 लोग कह देते हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि हमारा मैरिटल लाइफ बहुत खराब है, आपका मैरिटल लाइफ बहुत खराब है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। जी तो ये रिलेशन ही ऐसा है जिसको कि हम, एक ही का अच्छा है, वो है शिव पार्वती का। बाकी जी रामचंद्र का और सीता का भी अच्छा नहीं, कृष्ण राधा का भी अच्छा नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ इसीलिए जी सप्तम स्थान में हमेशा देखेंगे कि कम ही अंक रहते हैं, बहुत कम लोगों के सप्तम में बहुत अंक मिलेंगे, सप्तम में कम ही अंक मिलते हैं प्रायः। जी सबसे अधिक अंक मिलने की संभावना एकादश में होता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे ग्रह एकादश में अंक देते हैं, इसीलिए एकादश में अंक मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी अष्टम का, षष्ठेश का और इनका बताया, तो हमें इनको D9 और उन चार्ट्स में भी देखनी है पोजीशन, और वो कैसे, मतलब उधर अगर पोजीशन अच्छी हो जाती है तो उसको पॉजिटिव मिलेंगे? अगर अन्य वर्गों में बहुत अच्छा पोजीशन हो जाता है तो थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन हमने कहा D1 पत्रिका पे नीलम जी ज्यादा जोर दीजिएगा, और ये ओके गुरु, तय कीजिएगा कि जातक का मारक खंड है या नहीं। ओके अल्पायु, थैंक मध्यायु और पूर्ण आयु को चेक करने के बाद ही ध्यान देना है, ठीक है ना। यू, ओके थैंक यू गुरुजी। ओ अनीता शर्मा जी। सर जैसा कि इसी जातक का था, एक तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि दसम भाव में इतने सारे वो होकर भी अष्टक वर्ग में इतना कमजोर भाव बना, तो दसम से संबंधित क्या इसीलिए उसमें हम ये कह रहे हैं कि बार बार वो चेंज ले रहा है? क्योंकि ये ठीक है कि उसमें अष्टमेश और द्वादशेश भी बैठा है। और सर एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर इसको 2/12 की दशा मिली, ठीक है सर, तो और अशुभ ग्रहों की दशा मिली शनि में राहु की, ठीक है सर, तो इस चीज को हम इसके जीवन में कैसे देखेंगे? फिर आपने एक और बताया था कि जो सबसे ज्यादा ग्रह होता है कुंडली का, प्राय पूर्ण रूप से पूर्ण प्रभाव उस कुंडली पे पूरा उस ग्रह का होता है। जैसे कि यहाँ पे 1.81 पॉइंट मैंने देखे थे, 81 पॉइंट देखे थे सूर्य के, तो इसीलिए आत्मविश्वास ही इतना है कि बार बार चेंज कर रहा है आज के जैसे टाइम में भी जॉब को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका कि आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि वो हमेशा जॉब चेंज करता है, और आज भी जॉब छोड़ने का हिम्मत कर सकता है इस परिदृश्य में जहाँ सरकारी नौकरी लोगों को मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना।
अंजू जी, सर 2/12 का क्वेश्चन रह गया, लेकिन 2/12 सर वाला 2/12 वाला क्वेश्चन जो है वो 2/12 का अशुभ ग्रह था, अशुभ ग्रह का होना, लेकिन चूंकि ग्रह जो है अच्छे स्थानों में था, कोई छठे 8वें 12वें में नहीं था, इसीलिए जीवन में उतनी परेशानी नहीं आई। धन्यवाद सर। हम हमेशा आप लोगों को सिखाए हैं कि पहले स्थिति देखिए कि वो केंद्र त्रिकोण में है या नहीं, फिर राशि देखिए, उसके बाद एक्सिस देखिए कि 2/12 में है, 6/8 में है, ये सब तब देखिए। ठीक है जी। अंजू जी बोलिए, क्या प्रश्न? गुरुजी, मेरा मार्ग से थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उसमें माता के लिए बताना था, तो मैंने उसमें 4th हाउस को कंसीडर किया और सब कुछ अच्छे तरह से देख लिया, और मैंने ये रिजल्ट निकाला था कि माता की हेल्थ जो है वो अच्छी है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनको इस समय बहुत प्रॉब्लम है, वो एडमिट भी है, और उनको शुगर इतना हाई है कि उनका आईज में इफेक्ट पड़ा है। तो मेरा से कहाँ गड़बड़ हुई होगी? मैंने सिर्फ D1 चार्ट ही देखा है। तो आपने सिर्फ चंद्रमा चतुर्थ से देख लिया, आपको चंद्रमा से और चंद्रमा से चतुर्थ से भी देखना चाहिए। अच्छा, और कभी वो पत्रिका नोट करके रखिए, क्लास में हाँ लगवा जी, लीजिए। ठीक है गुरुजी। मून से 4th हाउस को लगन बनाकर जो देखेंगे हम। जी हाँ, मून को भी लगन बना करके देखेंगे और मून से 4th हाउस को भी लगन बना करके देखेंगे। अच्छा गुरुजी, अगर ये तो मतलब उन्होंने बता दिया, अगर मैं वैसे ही किसी को बता दूं, तो ये शुरू में ही हम ये नोट करेंगे कि हम पहले 4th हाउस देखेंगे, D1 देखेंगे, और फिर उसमें मून से, और मून से चौथा देखेंगे, तीनों चीज देखेंगे हम पहली बार में ही? जब देखिए, जब चंद्रमा की अंतर्दशा हो, दशा हो, सूर्य की अंतर्दशा दशा हो, मंगल की, तो उसमें तो कम से कम देखना ही पड़ेगा, जी, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है तो माता के, पिता के, भाई के कारक है, तो उसमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं हमारे लिए अच्छा, हमारे भाई के लिए तो अच्छा नहीं, खराब नहीं, ये सब चेक कर लेना चाहिए। ठीक है रंजीत पटेल जी? सर एक ठीक। आ रहे हैं उमरानिया जी, आ रहे हैं। रंजीत पटेल जी अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, ये मारक ग्रहों में पाप का तरीका क्या रोल है? पाप का तरीका, शुभ का तरीका? वो और बुरा हो जाएगा। अष्टम में किस बैठा ग्रह है, प्रकार? नवम में भी पापी ग्रह है, और सप्तम में भी पापी ग्रह है, तो वो और बुरा फल करेगा। और शुभ कर्तरी में है तो थोड़ा अच्छा फल कर लेगा, उतना प्रबल मारक नहीं होगा, यही कह सकते हैं। ठीक है। उमरानिया जी? क्योंकि मारक ग्रह की अंतर्दशा या महादशा ना चल रही हो, फिर भी वो मृत्यु तुल्य कष्ट हो या पैरालिसिस हुआ हो, तो फिर कैसे देखेंगे वो? कल ही मेरे पास एक पैरालिसिस पत्रिका ऐसी आई वगैरह थी तो, सर। अब ये पैरालिसिस वगैरह है, मेडिकल की बात आ गई। तब वहाँ हम पढ़ाते हैं, आप समझ लीजिए, यहाँ भी समझने की जरूरत है कि लग्न देखें, छठा देखें, छठे से छठा देखें, बुध देखें और बुध से छठा देखें। आप समझिएगा, हेल्थ के लिए नोट करना है कर लीजिए। लग्न देखें, छठा देखें, छठे से छठा देखें, बुध देखें और बुध से छठा देखें। इससे आपको ये सब पता चलेगा, पैरालिसिस होगा या कौन सा रोग होगा, क्या दिक्कत आएगी। ये मिनिमम दायरा है इसको देखने का। मैक्सिमम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं। सर एक बंदा है, कल ही पत्रिका आई थी, वो 14 साल से पैरालिसिस है, छाती के नीचे के भाग का पूरा उसका डैमेज है। अच्छा। लड़का 30 साल का ही है, और उसकी पत्रिका सर नवमास पत्रिका देखे जाए आप, तो जैसे राजा राम की पत्रिका में उच्च के ग्रह थे, उसकी पत्रिका में 5 प्लेनेट उच्च के हैं सर। फिर भी ऐसा क्यों, और ये उसको प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ सर? अब 5 प्लैनेट उच्च के हैं, प्रॉब्लम क्यों हुआ वो आप उसके जन्मकालीन दशा को देखिए, माता पिता ने जब जन्म दिया वो देखिए। और हमने तो बताया है कि आप 60 to 70% पत्रिकाओं को हल कर पाएंगे, 30% पत्रिका आज भी आपकी परीक्षा लेता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए कई हमेशा ज्योतिष से को पूछा तैयार सर, रहना उसका कोई चाहिए। रिजल्ट मिला ही नहीं उनको। वो अगले क्लास में सिर्फ पत्रिका लेते हैं, ठीक है ना? अगला और ये क्लास पूर्व हम जन्म का लोगों भी का, कुछ पाप हो सकता है?
हाँ हाँ, पूर्वार्जित कर्मों का हो सकता है, वो सब चीज चेक या करेंगे। उसके फादर का मदर का भी हो सकता है? बिल्कुल, हमने इसीलिए तो कहा कि मदर फादर जिस समय कंसीव किया, वो जो हमने पीरियड बताया है, उससे भी तो आपके संतान का भविष्य निश्चित करेंगे। तो उस पीरियड्स को भी चेक करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो हम लोग पत्रिका को ही चेक करेंगे। क्या नाम है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब ये तो एक दिन में सबका नहीं हो पाएगा। अभी हमने मारक खंड खत्म किया है, तो हम लोग 2 दिन प्रैक्टिस ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तब तो फिर आगे प्रैक्टिस बाद में पढ़ेंगे। करें, सबसे पहले सर कोर्स पूरा कर तो अच्छा रहेगा। कोर्स पूरा होता रहेगा उमरानिया जी, आप कोर्स की चिंता न करें। कोर्स 14 तारीख से हमारा नया क्लास आएगा, आप लोगों को नया समय मिलेगा। उस पे इसको भगाने का जरूरत नहीं है। कोर्स पूरा अगर आप हमको कहिएगा तो हम 14 तारीख से पहले फिनिश कर देंगे। आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, हम सब बोल के समाप्त कर देंगे। समझ गए ना? लेकिन आप लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा सीखिए, हमारी इच्छा ये है। तो एक बारी जब सब चीज हम लोगों ने सीख लिया है, तो 2 3 4 पत्रिका पे अभ्यास। बाकी अभ्यास के लिए तो 6 महीना आपके पास रहेगा। अगर आप लोग अभ्यास वाले कक्षा में जाएंगे तो, जो जाएंगे वो 6 महीना अभ्यास करेंगे। तो पहले हमारा अभ्यास हम कराएंगे अभ्यास, उसके बाद फिर मैडम अभ्यास कराएगी। तो उस कक्षा में यदि आप जाते हैं तो पूर्ण हो जाएंगे। तो अगले क्लास में 2 3 लोगों का पत्रिका हमने बोला है कि ले लेंगे, अगले में ले लेंगे, अगले में ले लेंगे। हम भूल जाते हैं और अपनी पत्रिका लगा देते हैं। ये हमारी गलती हो जाती है। अगले क्लास से अपनी पत्रिका बंद कर देंगे, आप लोगों की ही पत्रिका लगाएंगे। तो 2 3 4 लोगों की पत्रिका लेंगे। आप लोग अपना अपना पत्रिका नोट करके रखिएगा, क्लास शुरू होते ही पत्रिका ले लेंगे। ठीक है? उसके बाद आगे हम लोगों को गोचर पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है? गोचर सर, और मेडिकल और अब अभी बाकी कितना रहा अपना? मेडिकल अलग सिलेबस है, वो 6 महीने का है। वो 1 2 दिन का खेला नहीं है, वो बहुत लंबा चौड़ा है। इसीलिए छोटा छोटा चीज यहाँ बता देते हैं, ताकि आपको अगर सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग तो इतना जरूर समझ पाए होंगे कि सेल्फ स्टडी यदि आप करते रहेंगे तो आपको हमारे किसी क्लास की जरूरत नहीं होगी। फिर भी यदि अगर आपको अच्छा लगे तो आप किसी भी क्लास में आ सकते हैं, आप मोस्ट वेलकम। राकेश कौशल जी, बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी, ये जैसे अभी अपन ये कर रहे हैं, उसके बाद में फिर ये रेमेडी वाला आ रहा है, और वो वर्षफल और प्रश्न कुंडली भी आएगी। तो गुरुजी, कितना हम कर सकते हैं? इतना हम कर पाएंगे क्या? इतना एक साथ, मतलब कितना दोनों में डिफरेंस रहेगा, या सब मिलते जुलते हैं तो एक साथ ही सारे हो जाएंगे, या उसको देखिए, अगले साल के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, ये आपके क्षमता के ऊपर निर्भर कर। रेमेडी का तो सप्ताह में एक क्लास है, हंसते खेलते डमरू बजाते सीख जाइएगा। रेमेडी तो समझ जरूरी गए? करनी है। हाँ, वो वर्षफल और प्रश्नफल के लिए कंफ्यूज हो रहा था मैं। बाकी प्रश्न एंड वर्ष में आइए। प्रश्न एंड वर्ष जो है वो ताजिक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पराशरी पढ़ रहे हैं। वो ताजिक है। वो ताजिक शास्त्र अलग होता है और पराशरी अलग होता है। बाकी सब चीज सेम है, कुछ चीजों में अंतर है। उसको ताजिक बोलते हैं प्रश्न एंड वर्ष वाले को, और इसको पराशरी बोलते हैं। और प्रश्न एंड वर्ष की जरूरत होती है। और बताया ना कि ये आप समझ सकते हैं कि वो ताजिक नीलकंठी लगभग पूरी पढ़ा देते हैं। एक मोटी सी पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक है, ताजिक नीलकंठी पूरी पढ़ाते हैं। और उसमें प्रश्न और वर्ष 2 अलग अलग विषय चलता है। और फीस भी आपके एपीए से ज्यादा है, 25,000 रुपये उसकी फीस है। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो सब आप लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम नहीं कहते कि आप भाई आइए ही, क्योंकि आप लोगों को ये न लगे कि गुरुजी को तो पैसा पैसा तो गुरुजी को मिल ही जाता है, किसी न किसी रूप ऐसे ही बात है में गुरुजी, मतलब जीवन इतना कर यापन पाएंगे होता कि नहीं है। कर पाएंगे वो देखने वाली बात है, कि इसको अगले साल कर लें फिर, नहीं तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड अगले साल करता भी है। आएगा दोबारा। प्रश्न एंड वर्ष साल में एक बार आएगा, मेडिकल साल में एक बार आएगा। इस साल हम 2 2 बार लेते थे, लेकिन अब मैंने वो चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ना छुट्टी नहीं मिलता है हमको। क्लास में ठीक बात। स्टूडेंट आ ही जाते हैं, हम पढ़ाने लगते हैं, और वो लोभ हो जाता है। आप लोगों के सामने कुछ भी सच बोलने में हमको दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आ गया तो लोभ हो गया कि 20 स्टूडेंट आ गए तो 4 लाख रुपया हो गया, 20 स्टूडेंट आ गया 5 लाख रुपया हो गया, पढ़ा देते हैं। लेकिन आखिर जान ही है ना, हम अकेले पढ़ाते हैं तो कितना खींच सकते हैं। इसीलिए जो है मेडिकल और प्रश्न एंड वर्ष साल में एक ही बार आएगा। मुहूर्त
और वास्तु 2 साल में एक बार। सर जैसे मेदिनी मुहूर्त मेदिनी इस साल आएगा, मेदिनी इस साल आएगा, ठीक है। मेदिनी इस सर साल मेडिकल आएगा। आने वाला है, मेडिकल और वर्षफल वर्ष और प्रश्न तो आ ही रहा है 26 फरवरी से, 26 जनवरी से। आप ये लोगों को मेडिकल का सूचना मिल गई होगी। मेडिकल का शायद विलंब होगा, मेडिकल जून में आएगा। और सिर्फ गोचर का सिर्फ गोचर वाला अभी तैयारी नहीं हुई है। सिर्फ गोचर वाले में अभी रानिया जी समय लगेगा। गुरुजी अभी आप रेमेडी का भी तो जनवरी में शुरू हो रहा है ना? हाँ, रेमेडी फरवरी में शायद शुरू हो रहा है। आप लोगों को तो नोटिस गया होगा, देख लीजिएगा हाँ मेल गुरुजी कर। मैंने कॉल किया था तो उठा नहीं पाया, दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा था, रेमेडी में और वर्षफल में। हाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फोन नहीं गुरुजी उठा पाए प्रैक्टिस वाला फिर साथ में प्रैक्टिस वाला भी चलेगा? प्रैक्टिस वो तो करना ही है। वो चीज सब क्लास अलग अलग होंगे। अगर आपके पास समय होगा तो दे सकते हैं, प्रैक्टिस तो करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस तो करनी है। हाँ, प्रैक्टिस का क्लास चलते रहता है। इस बार नहीं करेंगे तो अगले बार कर लेंगे। हर बैच खत्म होता है, हर प्रैक्टिस बैच शुरू होता है, हर बैच के पीछे प्रैक्टिस बैच होता है। हमारा जैसे बैच डिले हो रहा है गुरुजी, तो फिर प्रैक्टिस भी लेट होएगी। प्रैक्टिस भी लेट होएगा। हम बैच अभी हम फ्री करके हम कंप्लीट करके देंगे तब तो मैडम पढ़ाएगी ना। हम ही अभी नहीं कंप्लीट करके दिए तो वो क्या प्रैक्टिस कराएगी? सर ठीक है ना? क्लास की भी फीस है क्या सर? प्रैक्टिस का बहुत मामूली सा फीस है, 5,000 रुपया फीस है 6 महीने के लिए। धन्यवाद सर। चलिए उमरानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर। हरे कृष्णा।